अभी और इसी वक्त निकाह करके ले जाओ इसे। ये अल्फाज थे या पिघलता हुआ शीशा जो रमीज के कानों से टकरा रहा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, इस गंद की पोटली को अपने साथ ले जाओ। रमीज ने अजलम खां की बात पर हैरानी से उन्हें देखा। वो अपनी बेटी की तरफ नफरत से देखते हुए रमीज को उसे अपने साथ ले जाने को कह रहे थे। उनकी बेटी अलविश जो रमीज की स्टूडेंट रह चुकी है, बहुत मासूम और काफ़ी बेवकूफ़ सी लड़की थी, जो वैसे तो बहुत बहादुर थी, लेकिन इस वक्त वो खौफजदा सी हिरनी की तरह नज़र आ रही थी। रो रो कर उसका हालत ख़राब हो चुकी थी। चेहरे का रंग डर से जर्द पड़ चुका था। आँखों से बेयकीनी वो बेबसी की जिंदा तस्वीर बनी। सब लोगों को हैरानी नज़रों से देखे जा रही थी। बाबा, आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये सब सच नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं सर, कि इसमें कोई गलती नहीं है, और गलती तो इसमें मेरी भी नहीं है। मैं तो उनसे मदद लेने के लिए उस वक्त उनके पास गई थी। बस कर दो तुम्हारी बेहयाई को। सब लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है। पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है कि तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, क्यों गई थी तुम उस लड़के के कमरे में, ये जानते हुए भी कि वो अपने घर में अकेला है। इसके बावजूद तुम वहाँ गई क्योंकि तुम्हारे दिल में चोट था, दिल में खोट था। तुमने मुझे सबकी नज़रों में दो कौड़ी का करके रख दिया है, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, मगर अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उनका रमेश खान की तरफ था। अभी और इसी वक्त इसे निकाह करके साथ ले जाओ। वो तो टूक अंदाज में बोले, मगर क्यों? आप मुझे किस बात की सज़ा सुना रहे हैं? मैं इस लड़की के साथ कैसे निकाह कर सकता हूँ जो मुझसे 10 साल छोटी है? आप एक छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर हम दोनों की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। रमी, जो काफ़ी देर से मज़ाहलत को तहत खामोश खड़ा था, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो वो समझ रहे हैं वो गलत है, मगर अब वो भी फट पड़ा था जैसे वो अपने घर की रजामंदी जाने वगैरह अलीशबा के साथ शादी कर लेता, जो उसे बीबी के रूप में कबूल नहीं थी। तुम इसके साथ मुँह काला कर सकते हो, इसके साथ गुनाह कर सकते हो, अकेले घर में इसे बुला सकते हो, मगर इसके साथ शादी नहीं कर सकते। वो इस कदर सख्ती से बोले कि रमीज़ उन्हें देखता रह गया। उन्हें देखकर और सुनकर बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी वो बेटी जिस पर उन्हें कभी फ़क्र था, मान था, अब उसे भरे मजमे में नफरत का इजहार कर रहे हैं। और फिर मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग भी आ गए थे। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर तुम बिना निकाह के यहाँ से चले गए तो इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसे अपना लो, इसके साथ निकाह कर लो। कुछ लोग रमीज पर दो जोर देने लगे। बस बाबूजी, अब तो तुम्हें इस लड़की के साथ निकाह करना ही होगा। हम तो तुम्हें इसलिए मोहल्ले में रखने को तैयार नहीं थे। अकेला लड़का है, कोई नहीं जानता कहाँ से आया है, अकेला क्यों रहता है, आगे पीछे कौन है। हम तो इसलिए इस बात के खिलाफ थे कि इसके पास अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए ना भेजो, मगर तुम लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। अब देख लो अपनी बेटी को इसके साथ भेजने का अंजाम। अब मोहल्ले वालों का रुख जमाल खान की तरफ था। वो सर झुका कर रह गए थे। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने अपनी बेटी पर भरोसा किया, मगर उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया था। अलीशबा की फटी फटी आंखों से सबको देख रही थी। क्या कुछ नहीं सोच रखा था उसने उस दिन के हवाले से? जब उसका निकाह होगा तो वो कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ पहनेगी, आंखों में काजल लगाएगी, खूब सजेगी संवरेगी। बचपन से ही तो उसे शौक था दुल्हन बनने का, पिया के घर जाने का। अभी वो सिर्फ 18 साल की थी और अभी से वो खुद को ख्वाबों में दुल्हन बना देखती थी। किसी शहजादे का इंतजार करती, सोचती कोई शहजादा आएगा जो उसे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा, मगर उसकी शादी इस हालात में हो गई और उस इंसान के साथ हो गई जिसे देखकर वो खौफ से कांपने लगती थी। ये तो अलीशबा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि और अब वो थके कदमों से उसके पीछे चलने लगी। रमीज के कदमों की रफ्तार की तेज़ी बता रही थी कि बहुत ही गुस्से में है, और अलीशबा वो तो हमेशा से उसके गुस्से से खौफजदा रहती थी। अभी भी जैसे उसकी जान जाने लगी
लगी थी। उसने आस भरी नज़रों से अपने माँ बाप की तरफ देखा कि शायद वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दे। बेटी को रुखसत कर रहे हैं, हो सकता है उनका दिल बेटी की मोहब्बत में नरम पड़ जाए, मगर वो तो इतने संगदिल हो चुके थे कि उसे देखकर अपने चेहरे का रुख बदल लिया। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। उन्होंने अलिशबा को किसी बोझ की तरह उतार कर फेंका था। वो रमीज के पीछे लगभग भागते हुए कदमों से निकली थी। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा खटके के साथ बंद हो गया। वो एक बार फिर पलटकर जख्मी भरी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। आंखों से आंसू बह निकले। अपने हाथ की पिछली तरफ से उसने आंसुओं को साफ कर पोंछ दिया और वो कभी भी अपने घर बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। वो भी उनसे खफा हो गई थी। उसने सोचा था कि वो अपनी सफाई में बोलेगी, सब लोगों को बताएगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब उसने अपने इरादे को भी बदल लिया था। वो तेज कदमों से भागते हुए रमीज के कदमों का साथ देने लगी। जान गई थी कि अब बाकी जितनी भी जिंदगी बची है इसी पत्थर दिल इंसान के साथ गुजारनी होगी। वो उसे लेकर उसी छोटे से 2 कमरे के बने हुए घर में आ गया था, जहाँ पर उसके साथ और भी 9 लड़के रहते थे। अलिशबा ये सोचकर डर से कांप कर रह गई कि वो इन लड़कों की मौजूदगी में यहाँ पर कैसे रहेगी, क्योंकि कमरे बहुत छोटे छोटे थे। दोनों कमरों में 5-5 लड़के मुश्किल से ही एडजस्ट हो पाते थे। ऐसे में अलिशबा की जगह कहाँ बनती और कैसे, और क्यों वो इन लड़कों की मौजूदगी में यहाँ पर रहती। उसका वजूद थर कांपने लगा। रमीज जल्दी अपने बैग में सामान डालने लगा। साथ ही वो फ़ोन पर भी किसी से बात कर रहा था। हाँ यार, तुमने मकान मालिक से बात कर ली है, चलो बहुत अच्छा है। ये मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई है, अब इस मुसीबत को झेलना तो पड़ेगा ना जाने कौन से गुनाह की सज़ा मुझे मिली है। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया। अरे मैं तुम्हें आकर सब कुछ बताता हूँ, क्या करता, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इन लोगों ने मेरे रास्ते के लिए छोड़ा ही नहीं, और अब मैं आ भी जाता तो इस लड़की का क्या बनता। लोग इसे शर्मसार कर देते, उस गुनाह की सज़ा देते। न जाने ये लड़की उतनी ही मासूम है जितनी कि मैं इस मामले में हूँ, या ये सब इसने जानबूझकर किया है। इसे तो मैं बाद में अच्छे से देख लूँगा। वो फ़ोन पर बात करते करते घर के बाहर निकल गया और अलिशबा वहीं बैठकर फूट कर रोने लगी। ज़िंदगी ने ये उसे कैसा रुख दिखाया था। अब आने वाला वक्त उसे न जाने क्या क्या दिखाने वाला था। थोड़ी देर बाद जब रमेश वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। जल्दी से खाना निकाल कर ला, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। यकीनन होगी उसकी इतनी सी इनायत पर ही अलिशबा का दिल खुशी से भर गया। वो इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। वो दिल में सोचते हुए वहाँ से उठ गई। 2 प्लेटों में खाना निकाल कर लाई। कुछ ही लुकों में उसने जहर की तरह खाए थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तखत होने लगी। रमीज उठकर बाहर चला गया। अब एक बार फिर से घर में शोरों की आवाज़ बुलंद होने लगी। इस घर में रहने वाले लड़के ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ते थे। अब शायद वो लड़के अपने अपने कॉलेजों से वापस आ गए थे। जब वो लड़के कमरे में आए और अलिशबा को देखा तो उल्टे पाँव वापस भागे। अलिशबा अपनी सहेलियों के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए इस घर में कई बार आ चुकी थी, मगर जितनी देर तक ये लड़कियां रमीज के पास पढ़ती रहती तब तक उन लड़कों का अंदर आना मना था। तभी तो वो लड़का उसे देखकर हैरान होकर वापस पलट गया था। शायद आज होने वाले तमाशे से वो सब बेखबर थे। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब रमीज उसके सर पर आ खड़ा हुआ। चलो उठो, देर हो रही है, बाकी लड़के भी आ जाएंगे। तुम्हें मैं इन लड़कों की मौजूदगी में यहाँ पर कैसे रख सकता हूँ। जो भी हो, जैसा भी हो, तुम मेरी बीबी हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। ये बात अगर वो मुस्कुराते हुए अच्छे से कहता तो अलिशबा को ये सुनकर खुशी भी होती, मगर वो जिस लठवार अंदाज में बोला था अलिशबा का तो दिल जैसे जल कर रह गया था। वो बार बार इस बात का एहसास क्यों दिला रहा था कि अलिशबा उसके लिए अनचाही है, ज़बरदस्ती उस पर डाली गई है। अलिशबा लुटे पिटे कदमों से उसके पीछे चलने लगी। न जाने अब वो उसे लेकर कहाँ जाने वाला था। उस छोटे से घर से बाहर निकली तो बाहर एक रिक्शा खड़ा था और फिर वो रिक्शे पर सवार होकर एक नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ी। मोहल्ले वालों ने आंखें फाड़कर उन दोनों को देखा। कुछ लोग एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करने लगे। कुछ औरतें हैरान लगने लगी और कुछ की आंखों में हसद था। ये वो लड़कियां थीं जो रमीज को हासिल करने की निगाहों से देखती थीं। उनके दिल में यह ख्वाहिश शिद्दत से पैदा होती कि वो रमीज जैसे शानदार इंसान को तवज्जो हासिल करने में किसी तरह से कामयाब हो सके, मगर रमीज अपने काम से काम रखने वाला लड़का किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता।
और अब ये जो कुछ भी आज उसने अलिशबा के साथ किया, उन लड़कियों के दिल पर तो जैसे छुरियां चलने लगी थी। इस छोटी सी लड़की ने कैसे इस शानदार मर्द को फंसा लिया था कि वो एक ही दिन में इन्हें निगाह करके अपने साथ ले गया। वो अपने जले दिल के फोफले फोड़ने लगी। अलिशबा के घर में भी ये खबर पहुंच गई कि रमीज उसे लेकर जाने कहाँ चला गया है। एक बार अलिशबा की माँ के दिल पर हादसा पड़ा था। मेरी बच्ची न जाने अब वो उसे कहाँ लेकर जाएगा, उसके साथ कैसा सलूक करेगा। यहाँ पर रहती तो इत्मीनान था कि हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने रहती, मगर वो इतनी मजबूर थी कि अपनी परेशानी का इजहार भी नहीं कर सकती थी, वरना जमाल खान से कोई भेद भी नहीं था कि वो उन्हें भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते। उसने तो बेटी को रुखसत करके साफ शब्दों में कह दिया था कि आज के बाद कोई भी अलिशबा का नाम तक नहीं लेगा। मैं इस लड़की की सूरत नहीं देखना चाहता, इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। और यूँ उनकी छोटी बहनें और माँ मजबूर होकर अपने आंसू पोंछकर मजबूर हो गई। न जाने वो अपने दुख को आंसुओं की सूरत में जाहिर कर सकती थी, ना ही अलिशबा से मिलने जा सकती थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अलिशबा के मुँह से डरी डरी सी आवाज़ निकली तो रमीज ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा करके बैठी रहो, ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। अगर रमीज की ये बात भी न कहता तो भी उसकी सूरत से अलिशबा को अंदाज़ा होगा रहा था कि वो इस वक्त इतने गुस्से में है कि कुछ भी कर सकता है। और वो दुबक कर वहीं खामोशी से बैठ गई। वो उसे लेकर एक फ्लैट में आया जहाँ पर पहले से एक लड़का खड़ा था। तुम अंदर जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर अलिशबा को अंदर जाने को कहने लगा। रमीज की ऊंची ऊंची आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। यार मुझसे गलती हो गई, मुझे उसी वक्त इस लड़की को कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए था या फिर मोहल्ले के किसी इंसान को कमरे के अंदर बुला लेना चाहिए था। अगर उस वक्त मैं ये सब कर लेता तो इस मुसीबत को झेलना ना पड़ता। मुझे क्या पता था कि वो लोग इतने जाहिल हैं, एक मामूली सी बात का पतंगड़ बना देंगे। रमीज की झुंझलाई हुई आवाज़ सुनकर अलविश को ढेरों शर्मिंदगी ने आ घेरा। मेरी वजह से वो दरबदर हो गया, मेरी वजह से उस पर ये इल्ज़ाम आया, मगर मैं भी क्या करती, उन लड़कों की वजह से मैं इतना डर गई थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली और घर का जायज़ा लेने लगी। छोटा सा फ्लैट था, 2 कमरे, किचन, बाथरूम और एक छोटा सा स्टोर रूम था। यहाँ पर मैं आसानी से रह सकती हूँ। अब पता नहीं रमीज मुझे कॉलेज भी जाने देगा या नहीं, पता नहीं मेरी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू हो पाएगा भी या नहीं, या मैं सारी ज़िंदगी अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ जीती रहूँगी। काफ़ी देर तक वो खाली खाली नज़रों से आंगन में एक तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर बैठी रही और सोच भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखने लगी। उसे वो वक्त शिद्दत से याद आने लगा जब वो जिद करके रमीज के पास ट्यूशन के लिए जाने लगी थी। अम्मा, मेरे 2nd ईयर के पेपर शुरू होने वाले हैं, तुम जानती तो हो कि मुझे इंग्लिश हमेशा से ही बहुत मुश्किल से लगती है। बिना ट्यूशन के मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी और अगर मैं फ़ेल हो गई तो अब्बा मुझे दोबारा पेपर भी नहीं देने देंगे। आप जानती तो हैं, अब्बा को साफ तौर पर उन्होंने मुझे कहा था कि जिस दिन तुम किसी क्लास में फ़ेल हो गई उसी दिन मैं तुम्हें घर बिठा दूंगा। अलिशबा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैं तुम्हें कैसे उस लड़के के पास पढ़ने के लिए भेज दूँ? चंद दिन हुए हैं उसे मोहल्ले में आए हुए, कोई उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, कौन है, कहाँ से आया है, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए उसके पास भेज दूँ। अम्मा, इसमें क्या बुराई है? उसके पास और भी तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अब मोहल्ले में तो ऐसी कोई लड़की नहीं है जो पढ़ाई में मेरी मदद कर सके। देख लेना अम्मा, मुझे 14 जमातें पास कर लेने दो, मैं भी मोहल्ले में अपनी एकेडमी बनवाऊंगी। मेरे पास भी हर वक्त बच्चों और लड़कियों का रेला लगा रहेगा। मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगी। ट्यूशन पढ़ा कर वो फाखर अंदाज में बोली तो जमीला बेगम उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारे बाप का क्या करूं? वो किस तरह से तैयार नहीं होंगे? अगर अब्बा से बात करें ना करें, मैं उन्हें समझाऊं। मेरे मुस्तकबिल का संभाल है। अब्बा तो इतने प्यार करते हैं, वो बात समझ जाएंगे कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है। मगर जमाल खान ने ये बात सुनते गुस्से में आ गए। अरे वो नौजवान लड़का है, मैं अलिशबा को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा। अब्बा ने तो पूरी बात सुनी भी नहीं और फैसला सुना दिया। अब मैं क्या करूं? वो सख्त परेशान थी और गौर करने की बात यह थी कि अभी तक उसने रमीज़ को देखा भी नहीं था, मगर मोहल्ले की लड़कियों की जवानी उसे ये मालूम हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा बाहिद और खूबसूरत इंसान है। उसे रमीज़ की शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं था। वो तो महज पढ़ने के लिए ही उसके पास जाना चाहती थी। अब चंद दिन ही गुजरे थे जब अलिशबा का ये मामला खुद ब खुद हल हो गया। मोहल्ले की कुछ लड़कियों ने रमीज़ के पास जाना शुरू किया।
तो अलिशबा को भी रह कर हमबार हो गई। जमीला बेगम ने भी कहा कि मैं खुद उसके पास जाया करूंगी, वहाँ पर जितनी देर तक रमीज इन लोगों को ट्यूशन पढ़ाएगा वहीं बैठी रहूंगी, आप किसी किस्म की फिक्र ना करें। उन्होंने जमाल खान को तसल्ली तो वो भी मुतमईन हो गए। ठीक है, नज़र रखना, आजकल के लड़कों पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि इंसान अंदर ही अंदर दहल कर रह जाता है। अलिशबा जब पहली बार रमीज को देखा तो देखती ही रह गई। काफ़ी देर तक वो पलकी झपका भी ना सकी। रमीज से अपनी पर्सनैलिटी पर शुरू से ही बहुत अच्छे से अंदाजा था। लड़कियां उसे देखकर ऐसे ही ठिठक जाया करती थी, मगर अलिशबा का ठिठकना उसे गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि वो उससे उम्र में बहुत छोटी थी और जिस तरह से आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी तो उसको गुस्सा आने लगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, मुझे बताइए कौन सी चीज़ में आपको समझ नहीं आ रही है। वो दो टुक अंदाज में बोला तो अलिशबा ने अपनी किताब की तरफ ध्यान केंद्रित कर लिया। रमीज उसे हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी और पहले दिन के बाद अलिशबा ने भी दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसे रमीज चौंक जाता या उसे पढ़ने से इनकार कर दे। वो भी मुतमईन हो गए, क्योंकि अलिशबा अपने काम से काम ही रखती थी, मगर बाकी लड़कियों से वो खौफज़दा रहता था। वो उसे अपनी तरफ तवज्जो करने का कोई न कोई बहाना नहीं जाने देती थी। कुछ लड़कियां तो हद से गुजर जाती थीं, हरकतें करने लगती, जुबानी बातें, आंखों के इशारे, और ये सब देखकर रमीज बुरी तरह से सटपटा जाता था। क्या करे, वो इन लड़कियों को पढ़ाने से इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त उसे पैसों की शदीद ज़रूरत थी और जहाँ पर भी वो नौकरी के लिए जाता था अपने बाप के उसूल की वजह से वहाँ से धकेल दिया जाता था। यह ही एक काम उसके पास रह गया था कि वो ट्यूशन पढ़ा करे और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। बस एक यही आखिरी सेमेस्टर ही तो रह गया था। अब अगर ये मुकम्मल हो जाता तो उसके सारे मसाइल आधे से ज़्यादा हल हो जाते, मगर अभी तो उसे एक सेमेस्टर की फ़ीस भी अदा करनी थी और बाकी के खर्चे भी पूरे करने थे। अगर इन सब बच्चों को अपने पास उठा देता तो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करता। और मशक्क़त भरी ज़िंदगी से वो तंग आ गया था। बार बार अपने बाप की बातें रमीज़ के दिमाग में गूंजने लगती। जब तुम इस हवेली से बाहर जाओगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि बाहर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तुम अपने बाप के वजह से उसके पैसों के बलबूते पर ऐश कर रहे हो। जिस दिन मैं तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा लूँ उस दिन तुम अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं होगा। बस अपने बाप की दौलत की वजह से हर कोई तुम्हारे सर आंखों पर बिठाता है। अगर मेरा हवाला तुम्हारे नाम के आगे से हट जाए तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे ज़िंदगी गुजारते हो। और यूँ रमेश ने अपने बाप को चैलेंज किया कि वो अपने बलबूते पर उन्हें अपना मुस्तकबिल बनाकर दिखाएगा। फिर बगैर सोचे समझे वो हवेली से बाहर निकल आया, मगर अब ये सोच रहा था कि उसने ये तो बड़ी गलती की। माँ बाप तो गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं, औलाद का हक नहीं बनता कि वो माँ बाप के आगे तेवर दिखाएं, मगर अब ये गलती रमीज से हो गई थी। वो वापस जाने से भी हिचकिचा रहा था। इस मशक्क़त वाली ज़िंदगी से भी तंग आ गया था। अब उसकी ज़िंदगी में वो सुबह आई जिसकी उसने मुश्किल में और इजाफा कर दिया। उस दिन वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। बाकी लड़के अपने अपने कॉलेज जा चुके थे। रमेश भी सबसे आखिर में जाता था क्योंकि उसकी क्लास लेट शुरू होती थी। उस वक्त वो अपने नोटिस पढ़ने में मशरूफ था जब दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गई। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। बाहर से किसी लड़की की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सुबह का वक्त था, मगर उसके बावजूद भी पूरी गली सुनसान पड़ी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अलिशबा खड़ी थी। डरी सहमी गली के एक कोने में 3-4 लड़के खड़े थे जो फ़ौरन ही रमीज को देखकर वहाँ से भाग गए थे। अलिशबा जब घर के अंदर आई तो बुरी तरह से रोज जा रही थी। लिबास भी जगह जगह से फटा हुआ था, जैसे उसके चेहरे पर खरोंच भी थे। उसे देखकर रमीज बुरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या हुआ? अलिशबा की हालत देखकर साफ नज़र आ रहा था कि क्या हुआ है, मगर रमीज ने फिर भी पूछने लगा। अलिशबा रोते हुए कहने लगी कि जब मैं कॉलेज जा रही थी तो इन लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया, मुझे ज़बरदस्ती एक घर में ले जाने लगे। उसने जिस घर की तरफ इशारा किया था वो बंद था, मोहल्ले से अलग अलग था, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। फिर वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकली। शुक्र है कि उन लड़कों ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, मगर वो मेरे पीछे भागने लगे। तभी मेरी नज़र आपके घर पर पड़ी तो मैं यहाँ आ गई। वो रोते हुए बोली तो रमेश उससे देखता रहेगा। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इस हालत में अपने घर गई तो मेरी अम्मी तो बहुत परेशान हो जाएंगी, उनका दिल दहल जाएगा। मैं पहले अपनी सहेली सबू के घर जाऊँगी। वो अपने घर में अकेली उसके कपड़े पहन लूँगी और फिर अपने घर जाऊँगी।
कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारा इस वक्त यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इससे पहले कि वो मजीद कोई और बात करता, मोहल्ले के लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। उन दोनों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती अलिशबा का निकाह रमीज़ के साथ कर दिया गया। अब वो ना जाने उसके साथ क्या करने वाला था। क्या सोच रही हो तुम, किन ख्यालों में खोई हो? वो अपने तल्ख अंदाज में बोला तो याददाश्त अलिशबा होश की दुनिया में आई। वो कमरे के ताले खोलने लगा। अब जो भी था जैसा भी है, तुम्हें यहीं रहना होगा। मुझे ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ना जाने कब उसने अलिशबा को नखरे दिखता हुआ देखा था। अलिशबा उसकी बात पर खामोश रही। वो उसके जज्बात को समझ सकती थी। और फिर दिन गुजरने के साथ साथ रमीज़ की बेनियाजी और गुस्सा बढ़ने लगा। हर वक्त वो झुंझलाया हुआ रहने लगा। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी मुश्किल में आ गई है। मेरे पास अब ज़रूरतें पूरी करने के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करूँगा? ज़िंदगी में इतना मोहताज कभी नहीं हुआ जितना अब हुआ हूँ तुम्हारी वजह से। अब तो मेरे पास ट्यूशन का काम भी नहीं रहा, कहीं पर नौकरी भी नहीं मिल रही, खाली जेब हूँ। बताओ मुझे क्या करूँ? घर में राशन सारा ख़त्म हो गया है। आज अब उसे ये कहने लगा कि आई हो तो घर में आटा ख़त्म हो गया है और बाकी खाने को भी कुछ नहीं है, तो वो उस पर झगड़ने लगा था। कई दिनों से अलिशबा को अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हर वक्त उलझा नज़र आने लगा है, मगर उसकी परेशानी की क्या वजह है अलिशबा की ये पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि वो जब भी उसे बात करने लगती तो गुस्से में आ जाता और उसे बुरी तरह से बेइज्जत कर देता। उस वक्त भी अलिशबा इस बात पर पछताने लगी कि मैंने उसे राशन लाने का कहा ही क्यों। वो रोते हुए वहाँ से चली गई। बाद में रमीज उसके पास आया, दोनों हाथों में सर थामे हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, पैसा भी नहीं है, ऐसे में ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। उसके चेहरे पर बेबसी नज़र आ रही थी, आंखों में भी इस वक्त तकलीफ के आसार साफ नज़र आ रहे थे। अलिशबा अपनी बेइज्जती भूल कर उसे देखने लगी। जो भी था उसका शौहर था, वो अगर उसके साथ गुस्से से पेश आ रहा था तो उसकी वजह ये भी थी कि उसकी अपनी ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन मकान मालिक भी घर आने लगा था, तकाजा करता कि घर का किराया दो। वो उसे ये कहकर टाल देता कि रमीज़ घर आएंगे तो वही किराया देंगे। वो अपने किसी दोस्त से उधार लेकर जैसे तैसे करके कुछ न कुछ खाने को तो ले आता था, मगर किराया अदा करने के पैसे उसके पास अभी नहीं थे। उस दिन भी मकान मालिक अलिशबा के साथ बहुत बदतमीजी करके बोला, अगर तुम लोगों ने कल तक किराया नहीं दिया तो तुम लोगों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। 2 महीने से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया। अपने शौहर को बोलो कि शाम को जब आए तो मुझसे मिले। वो धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। अलिशबा तो ये सोच कर रो पड़े कि वो अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी। जब रमीज़ घर आया तो उसने डरते डरते मकान मालिक की बात रमीज़ को बताई। उसके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया। ये इंसान बहुत ही घटिया है। जब मैं इसके साथ बात कर चुका हूँ कि मुझे चंद दिनों की और मोहलत दे, तो फिर रोज़ घर क्यों आता है, तुम्हें क्यों बार बार तंग करता है। उसी वक्त रमीज़ ने एक नंबर पर कॉल है। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। मोबाइल ऑन करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया कि वो बुरी तरह से परेशान नजर आने लगा। चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। मैं भी आ रहा हूँ, ये कहकर वो घर से निकलने लगा तो अलिशबा उसके पीछे आई। आप कहाँ जा रहे हैं? अब तो काफ़ी वक्त हो गया है, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना है, वापस आकर तुम्हें बताऊंगा। मगर आप जानते हैं कि इस वक्त मैं घर में अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। रमीज़ अनसुनी करके वो घर से बाहर निकल गया और वो दरवाजे को कुंडी लगाकर घर में आ गई। बुरी तरह खौफजदा थी। ज़िंदगी में पहली बार वो रात को घर में अकेली रुकी थी, वो भी इस अजनबी घर में जहाँ पर वो पूरा दिन अकेले रहते हुए डर से कांप के रह जाती थी। रमी हमेशा से ही वो भरे पूरे घर में रह रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ये तन्हाई का जहर भी पीना पड़ेगा, मगर अब ज़िंदगी इस दोहराए पर आ गई थी जहाँ पर उसे मंजिलें तक पहुँचने रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। खाना खाकर वो जल्दी अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। चारपाई पर एक तरफ सिमट कर बैठ गई और फिर वहीं लेट गई। जब अचानक उसकी आँख खुली, आधी रात का वक्त हो गया था। उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। अब उसने दीवार फांदने की आवाज़ सुनी थी। कोई था जो दीवार फांद कर घर में घुसा था और घर में आकर दरवाज़ा भी खोल दिया था। अब बाहर से अजनबी लोग आवाज़ें आने लगी। वो डर से थर थर काँपने लगी। न जाने घर में चोरों की तरह कौन आ गया और वो अकेली लड़की
उनका मुकाबला कैसे करेगी। थोड़ी देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खोलो, बाहर से मकान मालिक की आवाज़ सुनाई दी। मैं घर में अकेली हूँ, मेरा शौहर घर पर नहीं है। उसने अपनी तरफ से मकान मालिक को इतला दी ताकि वो बात सुनकर चला जाए। अलिशबा को बुरा तो लगा कि वो इस तरह आधी रात को घर में क्यों आया है, मगर वो हंसने लगा। हाँ, तो मैं इसलिए तो आया हूँ कि तुम अकेली हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसके साथ और भी आवाज़ें शामिल हो गई, यानी कि बाहर इस वक्त और भी लोग मौजूद थे। न जाने वो लोग किस नीयत से उसके घर में रात के इस पहर दाखिल हुए थे। इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि उन लोगों की नीयत ठीक नहीं है और वो न जाने अलिशबा के साथ क्या करने वाले हैं। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सब लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। इस वक्त कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। तुम जितना चाहो शोर मचा लो, और अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो हम दरवाज़ा तोड़कर कमरे में दाखिल हो जाएंगे। मैं अपना मकसद हासिल किए बगैर आज यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। 2 महीने से बिना किराए के इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ ताकि तुम पर अपना हाथ साफ करने का मौका मिले। दिन में तो तुम दरवाज़ा खोले बगैर दरवाजे में ही मुझे ये कहकर वापस लौटा देती हो कि तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, मगर अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन मुझसे बचाता है। आज मैं 2 महीने का किराया तुमसे वसूल करके ही जाऊँगा। आज मुझे खुश कर दो और मैं तुम्हें किराया माफ़ कर दूँगा, 1 पैसा भी नहीं लूँगा। बस अब दरवाज़ा खोलो। वो हंसते हुए बोला। तो अलिशबा जड़ कर जा लगी, या खुदा, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना। मेरा शौहर भी घर पर नहीं है। इस वक्त कौन है जो मुझे इन दरिंदों से बचा सके। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। वो हिम्मत, अगर जैसे मकान मालिक पर उसकी बात का असर ही नहीं हुआ था तो मैं दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा लड़की। मगर अलिशबा लगातार इनकार करने लगी। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम ही अपने तरीके से कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वे कमरे पर जोर जोर से ठोकरें मारने लगे। अलिशबा की आंखें खौफ से बाहर को उबल पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इन दरिंदों के सामने बेआबरू कैसे होने दे सकते हो। एक इज़्ज़त ही तो रह गई है मेरे पास, अगर वो भी मुझसे छिन गई तो मैं क्या करूँगी। इस सब के बाद तो रमीज़ भी मुझे घर से निकाल देगा, वो भी मुझे छोड़ देगा। मेरा तो माँ बाप भी मुझे कबूल नहीं करेंगे। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या ठिकाना होगा। वो बुरी तरह से रोने लगी, उन लोगों की मिन्नतें करने लगी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मगर उस वक्त लोगों पर शैतान हावी हो चुका था। इससे पहले कि वो लोग दरवाज़ा तोड़कर कमरे में दाखिल हो जाते, बाहर से किसी की गर्जदार आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या हो रहा है। ये आवाज़ सुनकर उसकी जान में जान आ गई कि बाहर रमीज़ था। उसका शौहर घर वापस आ गया था, मगर ये सोच कर वो वहीं पर लरज कर रह गई कि वो लोग तादाद में ज़्यादा हैं। अगर उन्होंने रमीज़ को नुकसान पहुंचा दिया तो अगले ही पल बाहर से फायर की आवाज़ सुनाई दी। तो अब उसके होश भी उड़ गए। रमीज़ को इन लोगों ने गोली तो नहीं मार दी। अगर रमीज़ को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। वो फ़ौरन से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। सामने देखा तो आदमी ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा था। बाकी सब एक तरफ खड़े थे। उसके सामने रमीज़ खड़ा था, उन्हें गुस्से से घूर रहा था। उसके साथ में एक आदमी था जिसके हाथ में पिस्तौल थी और यकीनन गोली उसी ने चलाई थी। रमीज़ को अपने सामने जिंदा सलामत देखकर अलिशबा की जान में जान आ गई थी। वो भागते हुए उससे जाकर लिपट गई थी। तुम ठीक तो हो, इन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। वो अपने लहजे में हमदर्दी समेट कर उससे बोली थी। तो अलिशबा एक बार फिर से खुदा का शुक्र अदा करती कि मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की, मैं इन लोगों के गलत इरादों का शिकार होने से बच गई। किसी ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और आप कहाँ चले गए थे, ये कौन है। अब उसकी नज़र उस शख्स पर पड़े जो हैरान से देख कर रह गई थी। तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो इन लोगों को खींचता हुआ घर से बाहर ले जाने लगा। अलिशबा, तुम कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वो घर से बाहर चला गया। अलिशबा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। यूँ भी वो ये सोचकर संतुष्ट हो चुकी थी कि रमीज़ घर वापस आ गया है और अब वो बाहर ही मौजूद है। कोई एक दोबारा रमीज़ की वापसी हुई। दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगी। अलिशबा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ रमीज़। आप कहाँ चले गए थे, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आज कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। वो उससे के सामने देख कर सिसक पड़ी। फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ थी, मुश्किलें थीं, अब सब ख़त्म हो जाएंगी। सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम्हें भी अब अपने घर का सुकून नसीब हो जाएगा। आज उसकी आंखों में और ही चमक थी, चेहरे पर सुकून नज़र आ रहा था। तुम सो जाओ, थक गई होगी। और ये जो आज कुछ हुआ है ना, उसने तुम्हारे आशाब को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है।
इस समय तुम्हारे लिए सुकून भरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम जागती रहोगी, इसी तरह परेशान होती रहोगी। उसकी बात सही थी। उसका जहन लगातार इसी सब में उलझा हुआ था। जो कुछ हुआ नहीं था वो उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। और फिर वो कब नींद की वादियों में खो गई। आज जब रमीज उसका हाथ पकड़ कर सो रही थी, जब से इन दोनों की शादी हुई थी पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों इतने करीब आए थे। 2 महीने का अरसा गुजर गया और रमीज ने भी पहली बार उसे यूँ प्यार से बात की थी, वरना वो अपनी सारी नाकामियाँ और परेशानियों का जिम्मेदार अलिशबा को ही ठहराता था। अलिशबा रोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। रमीज उसे खामोशी से देखने लगा। यह भी मेरी तरह मजलूम है, हालात की सताई हुई है, इसलिए इसके अपनों ने इसे घर से निकाल दिया। इस पर यकीन नहीं किया और मैं भी इसके साथ कितना बुरा सलूक करता रहा। जो कुछ हुआ इसके साथ हुआ है, इसमें अलीवा की अलिशबा की कोई गलती नहीं, फिर भी इसे किस जुर्म की सज़ा देता रहा। आज इसे अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास होने लगा था और वो पछताने लगा। थोड़ी देर गुजरी कि वो फिर से नींद की वादियों में खो गया। अगले दिन अलिशबा की हैरत की इंतहा न रही। वो उठी तो रमीज उसके लिए बाहर से नाश्ता लेकर आया। अरे आपने ये तकल्लुफ़ क्यों किया? इतने पैसे खर्च किए, ये पैसे किसी और काम में आ जाते, मैं घर पर बना लेती। उसकी बात पर रमीज को प्यार आ गया। अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। असलम तुम भी बाहर आ जाओ, हमारे साथ ही नाश्ता करो। वो दूसरे कमरे की तरफ चेहरा करते हुए बोला तो अलिशबा उसकी तरफ देखने लगी। ये वही आदमी था जो रात को रमीज के साथ आया हुआ था। हाथ में गन थी। रमीज ने उन लोगों के साथ क्या किया, उन्हें कहाँ लेकर गया और ये आदमी कौन है, इस बारे में अलिशबा कुछ भी नहीं जानती थी। अब उसका जहन फिर से उलझ गया। तुम नाश्ता करो, ये उलझने और सोचने का काम बाद में रखना, रमीज ने उसे टोका। तो वो खामोशी से नाश्ता करने लगे। यूँ भी कितने दिनों बाद तो वो हलवा पूरी का नाश्ता कर रही थी। रमीज अपना सामान एक बार फिर से पैक करने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसे हैरत से देखने लगी। उसके 2-4 घिसे पिटे जोड़े थे जो रमीज ने उसे दिलाए थे। और जब वो बैग में रखने लगी तो रमीज ने उसे टोक दिया। इनकी ज़रूरत नहीं, ये कपड़े तो हमारी हवेली की नौकरानी भी नहीं पहनती। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिला नहीं सकता था, मगर अब ये सब यहाँ से लेकर नहीं जाओगी, बल्कि रुको, तुम ये पहनकर भी यहाँ से नहीं जाओगी, मैं अभी आता हूँ। वो फिर से असलम को साथ लेकर घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग था। उसमें तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान है, तुम जल्दी से ये पहन कर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। अलिशबा ने बैग खोला तो उसमें बहुत सारे खूबसूरत सा नफीस सा काम वाला जोड़ा था, साथ में मेकअप का सामान, नए जूते, सब कुछ था। वो तो हैरान रह गई, रमीज के पास इतने पैसे कहाँ से आए और वो आज इतना अजीब क्यों लग रहा है। हमेशा से अलग सा गौर ही उसे रमीज का ये रूप अच्छा तो बहुत लग रहा था, मगर उसके अचानक से बदले हुए रंग ढंग की वजह से जानने के वो हैरान थी। वो नहीं जानती थी कि अभी तो उसने और भी नए झटके मिलने वाले हैं। और जब उसने वो कपड़े पहने, हल्का फुल्का सा मेकअप किया और जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो रमीज उसे देखकर हैरान रह गया। पहली बार वो अलिशबा को यूँ सजे सवरे रूप में देख रहा था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पर से नज़रें हटाने को कासिर हो रहा था। और फिर जब रमीज ने अलिशबा से बाल खोलने की फरमाइश की तो अलिशबा बेहोश होते होते बची। हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, अपने बाल खुले छोड़ दो, बहुत अच्छे लगेंगे। वो खुद ही उसके बालों से क्लिप निकाल कर बालों को कंधे पर बिखेर गया। और फिर जब अलिशबा उसके साथ चलते हुए फ्लैट से बाहर निकली तो सामने बड़ी गाड़ी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है, और आज से तुम इसकी मालकिन हो। रमीज की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे गाड़ी में बिठाने लगा और फिर जब गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ने लगी तो वो हैरान रह गई। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं दोबारा कब शहर वापस आ सकूँगा। फिर तुम कब अपने माँ बाप से मिलने के लिए आ सकोगी? वैसे भी 2 महीने हो गए हैं तुम उनसे मिली भी नहीं हो, और अब यकीनन उनका भी दिल तुम्हारे लिए नरम पड़ गया होगा। रमीज की बात पर वो सर उठाकर उसे देखने लगी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि रमीज उसके बारे में इतना सोचेगा। वो जो उसे हर वक्त बेपरवाह नज़र आता था, वो उसके जज्बात की कदर करेगा। वो नम आँखों से मुस्कुरा दे। जब गाड़ी घर के सामने रुकी तो रमीज ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा। घर के दरवाजे तक हाथ रखा। दरवाज़ा जमीला बेगम ने खोला। अलिशबा को सामने देखकर पहले तो उन्हें यकीन नहीं कर पाई और
फिर उसे अपने गले से लगा लिया। कैसी हो तुम मेरी बेटी, हम 2 महीने से तुम्हारा चेहरा देखने को तरस गए थे। आपने ही तो मना किया था कि मैं दोबारा यहाँ ना आऊँ। आप लोगों के लिए मैं मर चुकी हूँ। अलिशबा चाहते हुए भी शिकवा कर गई कि तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अब्बू कितना बीमार हो गए थे। बार बार यही कहते थे कि वो तुम्हें एक नज़र देखना चाहते हैं, मगर तुम्हारे साथ तो किसी का कोई संपर्क ही नहीं था। हम नहीं जानते थे तुम कहाँ हो कहाँ नहीं। तुम्हारा गम उनकी जान ले गया। वो हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया। ये बात कहकर वो रोने लगी। अलिशबा फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देखने लगी। रमीज के लिए भी ये बात नहीं थी। उसे भी इस बात को सुनकर झटका लगा। वो भी इस बात से बेखबर था कि अलिशबा के अब्बू की मौत हो गई है। वो उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली देने लगा। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। अगर तुम्हें ये बात मालूम होती तो मैं कब का तुम्हें यहाँ ला चुका होता। और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। मैं 1 हफ्ते बाद आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। अलिशबा ने ये दिन अपनी माँ और बहनों के साथ गुजारे। रमीज़ का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, सब ठीक तो है? अलिशबा ने सब कुछ ठीक होने का कहकर उन्हें तसल्ली दी, मगर वो खुद बुरी तरह से उलझी हुई थी। रमीज़ का रवैया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ चुके थे? वो जाते हुए बहुत सारे पैसे उसके हाथ पर रख गया था। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ले लेना। फिर 1 हफ्ते बाद वो उसे लेने आ गया था, मगर इस तरह कि वो आज अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग थे। उसकी दादी, उसकी माँ और कई औरतें, कुछ हवेली की नौकरानियाँ भी थीं। वो एक एक करके सबसे मिली। उनकी सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में गली में आकर रुकी तो मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रमीज इतना अमीर इंसान होगा, इतने बड़े घर का बेटा होगा। वो तो इस छोटे से घर में किराएदार की हैसियत से रह रहा था। सब तो यही समझ रहे थे कि वो एक गरीब इंसान है, मगर अब उसकी असली हैसियत सबके सामने आ गई तो सब दंग रह गए। जमीला बेगम खुशी से सरसार हो गई कि उनकी बेटी अपने घर में खुश है। उनका दामाद भी कोई मामूली हैसियत का इंसान नहीं है। और ये सब तो अलिशबा को आज ही मालूम हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपने माँ बहनों से मिलकर रुखसत हुई तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज ही उसकी इस घर से रुखसती हो रही हो, क्योंकि आज ही उसने अपनी माँ की आंखों में अपनापन और बहन की आंखों में आंसू देखे थे। फिर जब वो उस बड़ी सी हवेली में आई तो हैरान रह गई। हवेली एक सिरे से होकर दूसरे सिरे पर ख़त्म होती थी। एक एक काम करने के लिए कई नौकर चाकर मौजूद थे। उसे तो किसी काम में हाथ लगाने की ज़रूरत ही न पड़ती। सब ने जैसे उसे हथेली का छाला बना कर रख लिया हो। हालांकि सब लोग रमीज़ को इस बात पर नाराज़ तो थे कि उसने चुपके से शादी कर ली है, किसी को कुछ बताया भी नहीं। मगर जब रमेश ने उसे सारी बात बताई तो उन्हें उस लड़की से भी हमदर्दी हो गई और रमीज को भी इस गलती के लिए माफ़ कर दिया। जब रमीज को भी एहसास हो गया कि वो अपने माँ बाप के बिना कुछ नहीं है, उस दिन भी वो रमीज घर पर आया तो उसे एक नौकर की कॉल आई थी, जिसने बताया कि चौधरी साहब का एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वो सबको बार बार याद कर रहे हैं। तब वो भागता अपने बाप के पास आया तो वो जैसे रमीज को देखकर ठीक हो गए थे। 2 दिन बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वो घर में अपनी निगरानी में नौकरों से ज़मीन पर काम करवाने लगे। हवेली में अलिशबा और रमीज का शानदार सा वलीमा करके सब लोगों को बता दिया गया कि अलिशबा इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। वो यहाँ बहुत खुश थी। रमीज का भी उसके साथ रवैया बिल्कुल बदल गया था। वो बहुत मोहब्बत से पेश आता, उसका ख्याल रखता। घर में ही उसने अलिशबा के लिए ट्यूशन भी लगा दिया। दोबारा से अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया। एमए के उसने और बीए क्लियर कर लिया। और अब जब उसने हवेली में को एक प्यारा सा वारस दिया तो सब लोगों के दिल में अपनी कदर और बढ़ा ली। अब रमीज भी उसे देखकर जीता। अपने बेटे से बहुत प्यार करता। रमीज के हमेशा से शहर में रहने की ख्वाहिश थी। वो ज़मीनों पर काम करने के बजाय शहर में कारोबार करना चाहता था। और एक दिन वो अलिशबा और अपने बेटे शैफ को लेकर शहर में ही शिफ्ट हो गया। अलिशबा उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। वो इस शर्त पर माने कि वो हर वीकेंड पर मुझे गांव लेकर आएंगे। रमीज ने मुस्कुराते हुए उसकी ये बात मान ली। वो ये सोचकर खुश था कि उसकी बीवी उसके अपनों के साथ घुल मिल गई है। दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए।